हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में आज हम लोग 2017 के असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज जो क्वेश्चन हमने लिया है, सबसे पहले हमें देखना कि ग्रामर की चीज़ों को हम लोग कैसे समझते हैं। तो जिन लोगों ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और 2018 और 2019 के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आपको वो क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, उसको भी आप देख लें। जो एग्जाम के लिए सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं वो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लें। और आप लोग की सुविधा के लिए इसको हमने असिस्टेंट कमांडेंट के प्लेलिस्ट में डाल रखा है स्पेशली, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर असिस्टेंट कमांडेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं आपको सब मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, तो ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने जो बता रखा आपको उन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा कि कुछ चैप्टर जैसे टेंस है, सिंटैक्स है, कंडीशनल सेंटेंसेस है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इनको आप ज़्यादा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन टैग है, वॉइस है, नरेशन है, इनको अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। और थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है और जल्दबाजी से क्वेश्चन भी नहीं बनाना है। ठंडे से इन सब टॉपिक को पढ़िएगा और क्वेश्चन को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन कि रिराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड, कि जैसा डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन के हिसाब से आप क्या करें, क्वेश्चन को रिराइट करें, फिर से लिखें। तो जो पहला सेंटेंस आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर ह्यूमनिज्म, टॉलरेंस, प्रोग्रेस एटसेट्रा। अब इंस्ट्रक्शन क्या है कि इंस्ट्रक्शन है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल। अब इसमें आर्टिकल लगाना है। तो अगर आप आर्टिकल को देखेंगे तो जब हमें ऑल की बात करनी होती है और कॉमन नाउन हमारे साथ होता है, तो हमने ये देखा है। कॉमन नाउन में मैंने आपको बता रखा है, जिन बच्चों ने कॉमन नाउन का वीडियो ना देखा हो तो मैंने बेसिक ग्रामर में नाउन पूरा पढ़ा रखा है, उसमें नाउन में जाकर देखेंगे। तो जब हमें ऑल की बात करनी होती है तो हम कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ए एंड द, या फिर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। तो इसमें यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सिटी लिखा, आर्टिकल फिलिंग करने के लिए कह रहा, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ए लगा दें या द लगा दें। तो बेहतर इसमें क्या है, अ यूनिवर्सिटी। क्या ऑप्शन कि अ यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर, द यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, अ यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट को ये लग सकता है, कुछ स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि अ और द दोनों कैसे होगा, यहाँ तो यूनिवर्सिटी है तो एन होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी का उच्चारण य से शुरू होता है, तो आर्टिकल चैप्टर में आप पढ़ेंगे जब उच्चारण य होगा तो फिर हम एन नहीं लगाते, फिर क्या लगाते हैं, ए। तो ए और द दोनों में से कोई एक आर्टिकल हो सकता है, लेकिन बेहतर आर्टिकल इसमें क्या होगा, ए। बेहतर आर्टिकल का ए यूनिवर्सिटी। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन है, ऑफन गेट्स ट्रबल बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस। तो बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस कह रहे हैं, तो सेकंड क्वेश्चन है, तो गेट से क्या फ्रेजल वर्ब बनेगा। हम कहना यह चाहते हैं कि अपनी लापरवाही के कारण वो हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। तो अपनी लापरवाही के कारण अगर हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है, ये कहना चाहते हैं, तो हमारा फ्रेजल वर्ब होता है गेट इनटू। तो जो ब्लैंक की जगह है, उस ब्लैंक की जगह हम क्या भरेंगे, इनटू, कि वो अपनी लापरवाही की वजह से हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। या थर्ड क्वेश्चन क्या था, आई लिविंग इन दिस टाउन सिंस 2007। तो आई लिव, अब इसमें क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, की ऑक्सिलरी वर्ब के करेक्ट फॉर्म को भरें। तो अब इसमें देखिए क्या लिखा है, सिंस 2007। तो सिंस 2007 लिखा है जब हमें कोई टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है और उस टाइम से लेकर काम अभी तक हुआ है। मतलब पास्ट को अगर हम प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं, अप टू द प्रेजेंट से, तो जब पास्ट को अप टू प्रेजेंट, आज की बात इंक्लूड कर देते हैं, तो फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो इसमें क्या होना चाहिए आई के साथ, कि आई हैव बीन। ठीक है, क्या होना चाहिए, आई हैव बीन, क्योंकि 2007 से लेकर क्या कर रहा है, अब तक कर रहा है। तो 2007 से लेकर प्रेजेंट तक की बात कर रहा है,
2007 से लेकर अगर प्रेजेंट तक की बात हो रहा है तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर आज तक को जोड़ रहा है, अभी भी काम चल रहा है, इसलिए क्या होना चाहिए, आई हैव बीन। ठीक है, और लिविंग, सपोज कि लिव्ड होता तो लिव्ड होता तो आप आई हैव तक छोड़ देते, लेकिन लिविंग लिखा हुआ है इसलिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आई हैव बीन तक जा रहे हैं। फोर्थ है दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, इसके वॉइस को हमको चेंज करना है, तो इसका मतलब क्या, उन्होंने काम को कंप्लीट कर लिया। तो अब जब काम को कंप्लीट कर लिया तो इसके वॉइस को हम चेंज करें तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो हम क्या लिखेंगे, द वर्क। अब दे था तो हमने हैव लिखा, लेकिन द वर्क तो सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन कंप्लीटेड। और दे जो है वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, तो जब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं होता तो उसे मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए हम यहां भी छोड़ सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें बाय देम लगा देते हैं, तो बाय देम लिखना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाय देम लिखने का मतलब क्या होगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्लियर है, लेकिन जब सब्जेक्ट बिल्कुल डेफिनेट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसे मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू। द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू। अब ये वॉइस ही क्या है, पैसिव में है, तो जो ऑलरेडी पैसिव में, तो उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि एक्टिव में चेंज कीजिए। तो एक्टिव में चेंज करने क्या है, द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू। तो हमें क्या होना चाहिए कि यू हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे शुरू करेंगे, तो यू मस्ट, अब मस्ट था तो बी लगा, हम एक्टिव वॉइस में लेंगे तो बी लगाने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट नो द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली। जब हम पैसिव बनाते हैं तो नो का प्रीपोजिशन टू आ जाता है, इसलिए नोन टू लिखा था, लेकिन जब हम एक्टिव बनाते हैं तो हमें टू लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्या हो गया, द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली मस्ट बी नोन टू यू, चेंज होकर क्या हो गया कि यू मस्ट नो द मेथड ऑफ लिविंग हैप्पीली। समझ में आ रही है बात। तो वॉइस अगर हमारा क्लियर है, उसके रूल्स हमारे क्लियर है, तो हम सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि माई टीचर सेड टू मी, माई टीचर सेड टू मी यू शुड लर्न टू लिव योर लाइफ मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। क्या कह रहा है कि हमारे टीचर ने हमें बताया कि तुम्हें अपने जीवन को मीनिंगफुली और ब्यूटीफुली जीना चाहिए। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज ही किया है, इसको कह रहा है नरेशन को चेंज करने के लिए। तो नरेशन को अगर चेंज करने के लिए कह रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़े से आगे देखेंगे तो ऐसा ही बनाया हुआ है, चेंज किया हुआ है। तो इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो ये जो बात कह रहा है इससे हमारा क्या है, एडवाइस छलक रहा है, तो एडवाइस छलक रहा है तो हम इसमें क्या करें, द टीचर एडवाइज्ड मी, यही है ना, द टीचर एडवाइज्ड मी। अब क्या रहा है, यू शुड, तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बोलता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो क्या होगा, एडवाइज्ड मी दैट आई शुड लिव, और फिर योर था तो योर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, फर्स्ट ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से बदलना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। योर क्या है, सेकेंड पर्सन है, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन, इसके हिसाब से बदलेगा। आई शुड लिव माई लाइफ ब्यूटीफुली एंड मीनिंगफुली, ब्यूटीफुली एंड लर्न। तो द टीचर एडवाइज मी दैट आई शुड लर्न, तो लर्न क्या है, छूट गया, आई शुड लर्न। तो आई शुड लर्न टू लिव माई लाइफ हैप्पीली एंड ब्यूटीफुली। अब इसमें देखिए नीचे अगर हम सेंटेंस देखें तो बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस आया हुआ है, जो इनडायरेक्ट में ऐसा है और डायरेक्ट में ऐसा करना है। मतलब अभी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना था, और सेम ऐसा ही सेंटेंस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के दो बात देखेंगे तो इसको और शॉर्ट में भी बना सकते थे हम। द टीचर एडवाइज मी, अगर इस पूरे को हम गायब कर दे तो भी बन जाता क्या कि द टीचर एडवाइज मी टू लर्न टू लिव माई लाइफ ब्यूटीफुली एंड हैप्पीली। ये जो दैट आई शुड है इसको हटा सकते थे, माई टीचर एडवाइज मी टू लर्न टू लिव माई लाइफ
मीनिंगफुली एंड ब्यूटीफुली। क्लियर है? दोनों तरह से हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट रिचली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। यही है ना क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड वुमेन कंट्रीब्यूट रिचली। अब ये कौन सा टेंस हुआ? कंट्रीब्यूट रिचली। तो कंट्रीब्यूट हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो मैंने आपको कहा था क्वेश्चन टैग भी आपको क्या करना है, पढ़कर आना है। क्वेश्चन टैग भी बनाकर जाना है असिस्टेंट कमांड के एग्जाम में। तो यहां पे क्या है, नाउन क्या है? प्लूरल वुमेन, और टेंस क्या है? कंट्रीब्यूट। और जब हम क्वेश्चन टैग लगाते हैं तो क्वेश्चन टैग में क्या रूल होता है कि अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम उसमें जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो नॉट लगाते हैं, और जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट हटा देते हैं उसमें से। तो इसमें क्या एफर्मेटिव सेंटेंस है, कंट्रीब्यूट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो हमें क्या करना चाहिए? इसका नेगेटिव बनाना चाहिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव बनाए और कंट्रीब्यूट है तो डू होगा, और नॉट लगाए तो क्या हो जाएगा? डू नॉट। अब डू नॉट को तो ऐसे अलग अलग लिख नहीं सकते हैं, तो उसको क्या लिखना चाहिए क्वेश्चन टैग में? डोंट। और वीमेन प्लूरल है तो क्या होना चाहिए? दे, और मार्क कॉम्बिनेशन तो लगा ही हुआ है, तो क्या हो गया? डोंट दे। तो कितना आसान होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस हमारे दिमाग में बात नहीं बैठती है, इसलिए हम गलती करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या है? पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पली लीडर। पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पली लीडर। अब देखिए इसमें किसको सिंपल सेंटेंस बनाना है ना, लिखा है सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल सेंटेंस में मैं बार बार क्या बता रहा हूं, 18 में भी ऐसा क्वेश्चन था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, 19 में भी था सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए मैं बार बार क्या कहता हूं कि एक हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट, मेन वर्ब एक ही होना चाहिए, फाइनाइट वर्ब एक ही होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉर्मली एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो तो कब बात बन जाती है, तो सिंपल सेंटेंस बन जाता है। तो यहां पर हम कैसे एक फाइनाइट वर्ब को लाएं, तो वर्ड को कैसे बदले? अब सेंटेंस के मीनिंग को अगर हम देखें तो सेंटेंस क्या कर, पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पली लीडर। तो लोग उसका सम्मान करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वह एग्जाम्पली लीडर है, मतलब क्या, एक उदाहरण देने लायक, बेहतरीन, शानदार नेता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि एक शानदार नेता होने के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं। तो बिकॉज के बाद जो क्लॉज है, तो बिकॉज वर्ड को अगर हम चेंज कर दें, होने के कारण बिकॉज ऑफ लिख दें, तो हमें ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। मतलब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अगर हम लिख दें, जैसे सेंटेंस कह रहा है कि पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज एन एग्जाम्पली लीडर, तो अगर हम लिखें पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ being an exemplary leader, because of being an exemplary leader, तो he is सब्जेक्ट वर्ब जो था वो गायब हो गया दूसरा, तब तो दो क्लॉज बचा ही नहीं, अब तो एक हो गया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? सिंपल सेंटेंस हो गया कि पीपल रेस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ बीइंग एन एग्जाम्पली लीडर। तो सिंपल सेंटेंस बनाने में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आप कोशिश कीजिए कि दूसरा जो सब्जेक्ट और वर्ब है वो गायब हो जाए, चाहे कनेक्टर के यूज करके, चाहे अपनी पोजीशन के यूज करके, किसी भी तरह से। तो और मीनिंग लेकिन चेंज ना हो, क्योंकि मीनिंग अगर बदल गया तो फिर कोई फायदा नहीं, तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड, द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट। द प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड दैट आई कुड नॉट सॉल्व इट। अब इस सेंटेंस को क्या कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है कि इस सेंटेंस को आप टू लगाकर बनाइए। इस सेंटेंस को क्या कीजिए? टू लगाकर, मतलब अब ये सेंटेंस अभी भी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को क्या करना है, हमें टू लगाकर बनाना है, फिर इसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, द प्रॉब्लम was too complicated
टू का यूज करने के लिए कहा था, तो टू कॉम्प्लिकेटेड किसके लिए, फॉर मी, तो टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, और क्या था, टू सॉल्व। तो द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू सॉल्व, कि मेरे लिए प्रॉब्लम इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सका। तो जब हम लिख रहे हैं कि द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड, टू का इस्तेमाल कर दिया, तो टू का ही मतलब होता है कुछ ऐसा जो जरूरत से ज्यादा हो, जैसे ही इज टू ओल्ड टू रन, इसका मतलब क्या है कि वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। वैसा सेंटेंस में, ये एडवर्ब में पढ़ेंगे आप, किस चैप्टर में पढ़ेंगे, एडवर्ब में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिव द प्लूरल, कि जितने भी वर्ड्स हैं इसका प्लूरल बनाना है और फिर इसको सेंटेंस में यूज करना है। अब देखिए सिर्फ 5 वर्ड्स हैं, कितने हैं, सिर्फ 5 वर्ड्स, उसका प्लूरल बना देना है और 10 मार्क्स हैं इसमें, कितना आसान है। और ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, नंबर चैप्टर का। तो मैंने जब फर्स्ट वीडियो में बताया कि 15 डेज में असिस्टेंट कमांड की तैयारी कैसे करें, तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर का नाम लिया था कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बताया भी था कि 10 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। देख लीजिए अब आ गया। तो पहला वर्ड क्या है हमारा, एल्गा। एल्गा का प्लूरल क्या है, एल्गे। तो एल्गे जो है बायो में आपने पढ़ा होगा, ये टाइप का प्लांट होता है जिसमें कोई लीफ, रियल लीफ नहीं होता। तो हम ये लिख सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए कि एल्गे डू नॉट, क्योंकि एल्गे क्या है, प्लूरल है, सवाल, एल्गा सिंगुलर होता है, एल्गे प्लूरल है, तो एल्गे डू नॉट हैव रियल लीव्स, स्टेम्स और रूट्स, कि एल्गा एक ऐसा प्लांट है जिसमें वास्तविक रूप से पत्ते वत्ते, स्टेम्स और रूट्स नहीं होते। बन गया सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस बना देना था। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है चाइल्ड। अब चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल क्या है, चिल्ड्रन। तो अगर हम कहें कि बच्चे नटखट होते हैं तो कोई प्रॉब्लम है क्या, सेंटेंस बना दिया हमने, बना दिया चिल्ड्रन आर नॉटी, जनरल सेंटेंस बना दिया। कॉमन नाउन का यूज आप करके देख सकते हैं। कॉमन नाउन में आपको क्या मिलेगा कि कॉमन नाउन को प्लूरल बनाकर हम क्या कर सकते हैं, सबकी बात कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि चाइल्ड का प्लूरल बनाया चिल्ड्रन और लिख दिया चिल्ड्रन आर नॉटी। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, फॉर्मूला। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फॉर्मूला। अब फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, फॉर्मूले के 2 प्लूरल होते हैं फॉर्मूला का, एक होता है फॉर्मूले और एक होता है फॉर्मूलाज। चूंकि दोनों अलग अलग मीनिंग देता है तो आप दोनों तरह से बना के सेंटेंस बना सकते थे या कोई भी एक तरह से बना सकते थे। अब जैसे फॉर्मूले, तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स में जो आप देखते हैं सारे जो सूत्र होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉर्मूला, उसका प्लूरल फॉर्मूले है। लेकिन फॉर्मूलाज अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब होता है मेथड। तो मैं दोनों का सेंटेंस बना देता, दोनों आप देख के समझ लीजिए। जैसे कि लिखा हमने, वी हैव टू लर्न a lot of formulae in mathematics, कि मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में हमें कई फॉर्मूले, सूत्र, जैसे होता है ना, आप कहते हैं a+b होल स्क्वायर या a+b+c तो होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं हम लोग बात। तो जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो बात क्या कह रहे हैं, फॉर्मूले, प्लूरल हो गया फॉर्मूला का, और इसमें मतलब सूत्र, F=ma कहते हैं फिजिक्स में, ये क्या है, सूत्र है। S=ut + ½ स्क्वायर कहते हैं, ये क्या है, सूत्र है, फॉर्मूले है। और फॉर्मूलाज का मतलब क्या होता है, मेथड, तौर तरीका। तो हमने लिखा वी हैव नो फॉर्मूलाज फॉर हैप्पी लाइफ। यहां फॉर्मूलाज का मतलब क्या हुआ, सूत्र नहीं, हैप्पी लाइफ का कोई सूत्र नहीं होता, विधि हो सकता है। तो अगर हम किसी कोई विधि ढूंढे तो हम कहते हैं हमारे पास कोई विधि नहीं है खुश जीवन की। यहाँ फॉर्मूला का मतलब सूत्र की बात नहीं कर रहे हैं। अगर इसमें फॉर्मूले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, मेथड। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास खुश रहने का कोई मेथड नहीं है। या हम लिख सकते हैं वी हैव इवॉल्व्ड फॉर्मूलाज फॉर हैप्पी लाइफ, ये भी लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि खुश जीवन के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए फॉर्मूला
विकसित किया है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो नेक्स्ट वर्ड क्या था? फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में आपको एग्जाम में कोई एक वर्ड बना के आ जाना है, दोनों बना के आने की जरूरत नहीं है। तो बस मीनिंग लेकिन क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला के दो प्लूरल है, फॉर्मूले भी होता है, फॉर्मूलाज भी होता है। ये किसी भी अच्छे ग्रामर के बुक में नंबर चैप्टर में मिल जाएगा आपको। किस चैप्टर मिलेगा? नंबर। और फॉरेन प्लूरल के नाम से होगा अधिकांश, या एक्सेप्शनल केस में। चाइल्ड तो एक्सेप्शनल केस वाले में था, रेयर केस वाले में था, लेकिन और सब फॉरेन प्लूरल के नाम से आपको मिल जाएगा सारे के सारे। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? सिलेबस। क्या लिखा है? सिलेबस। तो सिलेबस का जो प्लूरल होता है वो है, दो तरह से प्लूरल बनाते हैं इसके भी, लेकिन जो बेसिकली ग्रामर कहता है सिलेबस का प्लूरल वो है सिलेबी। क्या है? अब सिलेबसेस भी कुछ लोग बना देते हैं, लेकिन जो अप्रोप्रिएट ग्रामर के हिसाब से बनता है वो सिलेबी। तो एक से अधिक सिलेबस है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिलेबी। तो मान लेते हैं कि अगर दो अलग अलग बोर्ड है, दो अलग अलग क्लास के स्टूडेंट है, तो उसके क्या हो सकते हैं? सिलेबस अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर हम ये बात करें तो क्या होगा? हमने लिखा द सिलेबी ऑफ यूनिवर्सिटीज आर डिफरेंट या नॉट द सेम, आर नॉट द सेम लिख सकते हैं। डिफरेंट से ज्यादा बेहतर क्या है? आर नॉट द सेम। कि अलग अलग अगर यूनिवर्सिटीज हैं तो क्या हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबी एक जैसा है क्या? तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है तो डिफरेंट सिलेबी है ना? तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सिलेबी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? अब सिलेबस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है तब तो एक ही लिख देते, लेकिन यहाँ तो अलग अलग यूनिवर्सिटी है और सबके अपने अपने सिलेबस है, इसलिए हमने क्या लिखा? द सिलेबी ऑफ यूनिवर्सिटीज आर नॉट द सेम। कि जितने भी यूनिवर्सिटीज है सबके सिलेबस एक जैसे नहीं है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? तो नेक्स्ट वर्ड हमें दिख रहा है थेसिस। नेक्स्ट वर्ड क्या दिख रहा है? थेसिस। थेसिस का मतलब क्या होता है? सिद्धांत। थेसिस का मतलब क्या हुआ? सिद्धांत। तो अब इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? थेसिस। IS बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे कुछ वर्ड में बताऊं, जैसे हम कहते हैं क्राइटेरियन, क्राइटेरिया होता है। फेनोमेनन, उसका प्लूरल फेनोमेना होता है। मोडस ऑपरेंडी, उसका प्लूरल होता है मोडी ऑपरेंडी। मोडस विवेंडी, उसका प्लूरल होता है मोडी विवेंडी। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं। डेटम है, उसका प्लूरल क्या है? डेटा। कॉरिजेंडम है, उसका प्लूरल क्या है? कॉरिजेंडा। हम कहते हैं करिकुलम, उसका प्लूरल क्या है? करिकुला। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मैंने इसलिए बता दिया कि हो सकता है कभी ऐसे वर्ड्स आपसे पूछ ले। लेकुना, उसके प्लूरल क्या होते हैं? लेकुने। ठीक है। कैलकुलस, उसका प्लूरल क्या है? कैलकुली। मॉड्यूलस, उसका प्लूरल क्या है? मॉड्यूले। मॉड्यूली। नेबुला है, उसका प्लूरल क्या है? नेबुले है। क्राइसिस, ऐसे ही होता है क्राइसिस। तो क्राइसिस का प्लूरल क्या बनाते हैं? ये भी कभी पूछ सकता है, ES से बनाते हैं, कई क्राइसिस हो गया तो थेसिस का प्लूरल क्या होगा? थेसिस। अब मान लीजिए कि दो कोई स्टूडेंट है और दोनों ने अपने अपने थेसिस जमा कर दिया, तो थेसिस का प्लूरल थेसिस हो गया। तो लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर थेसिस। तो लिखा ऑल द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर थेसिस। हालांकि इसमें जो ग्रामर में है दो रूल है कि इस तरह के सेंटेंस में सिंगुलर भी लिख सकते हैं और प्लूरल भी लिख सकते हैं। थेसिस क्योंकि सबके अपने अपने थेसिस होते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं प्लूरल है, और कुछ का सब ने एक एक ही थेसिस जमा किया, इसलिए कुछ लोग तो कहते हैं कि सिंगुलर भी लिख सकते हैं थेसिस, लेकिन जनरली प्लूरल हम यूज कर सकते हैं। या हम अगर इस सेंटेंस में अगर प्रॉब्लम हो तो हम दूसरी तरह का सेंटेंस कोई बना लिया, द थेसिस ऑफ राम एंड लक्ष्मण। नहीं कि राम का अपना थेसिस हो जाएगा और लक्ष्मण का अलग थेसिस होगा, तो हम क्या लिखेंगे? थेसिस सिंगुलर नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे द थेसिस। क्या लिखेंगे? द थेसिस ऑफ राम एंड लक्ष्मण हैव बीन सबमिटेड। हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस बना दिया हमने। अब नेक्स्ट पार्ट जो इसी का है वो होगा कॉमन एरर का। अब कॉमन एरर में क्या कहता है? बार बार इंस्ट्रक्शन हम लोग लेते हैं कि सेंटेंस को करेक्ट तो करना है, लेकिन सेंटेंस को ऐसे करेक्ट नहीं करना है कि अननेसेसरी चेंज उसमें हो जाए। मतलब क्या? सेंटेंस का मीनिंग ही क्या हो जाए? बदल जाए, ऐसा कोई चेंज हमें नहीं करना है। सेंटेंस में
ऐसा कोई चेंज नहीं करना है कि उसका मीनिंग ही क्या हो जाए, बदल जाए। तो पहला क्वेश्चन जो हमें दिख रहा है वह है ही फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीवन। ही फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीवन, इसका मतलब अगर हम नॉर्मली समझें तो हमें यह लगता है कि वो हर एक इंसान में गलती ढूंढता है, वो हर एक इंसान में गलती ढूंढता है। ही फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीवन। अब इसमें गलती क्या है, हिंदी मीनिंग देखें तो ठीक है कि वो सब में गलती ढूंढता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइंड फॉल्ट, इसका जो प्रीपोजिशन है वो इन नहीं है। भले हम लोग कहें कि वो सब में गलती ढूंढता है, ही फाइंड फॉल्ट्स इन एवरीवन, लेकिन फाइंड फॉल्ट का जो प्रीपोजिशन है वो क्या होता है, विद। तो इन के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, ही फाइंड फॉल्ट्स विद एवरीवन, कि जिसमें भी है सब में वो गलती ढूंढता है, हर इंसान में वो गलती ही ढूंढता रहता है। तो इन नहीं, विद एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज वन ऑफ द नॉबलेस्ट मैन। क्या है, ही इज वन ऑफ द नॉबलेस्ट मैन, कि जितने भी नॉबलेस्ट मैन है उसमें से वो एक है। हु हैव सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, हु हैव सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ, जो क्या किया है, जिसने अपने जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया। अब जीवन को सैक्रिफाइस कर दिया किसके लिए, फॉर द नेशन। तो हम कहना चाह रहे हैं वो उन नोबल लोगों में से एक है जिसने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया राष्ट्र के लिए, फॉर द नेशन। अब इस तरह के क्वेश्चन को सिंटैक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले वाला जो फाइंड फॉल्ट्स इन वाला तो प्रीपोजिशन की गलती होगा, वर्ड का यूज का भी गलती हो गया, या इडियम की गलती कह सकते हैं, क्योंकि फाइंड फॉल्ट विथ ये इडियम भी है, इडियम ही है, दूसरी गलती ढूंढना। और अभी जो सेकंड क्वेश्चन, इसका मतलब इडियम से भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रेजल वर्ब के सही यूज से भी क्वेश्चन आ सकता है, एरर बन सकता है। और अब जो क्वेश्चन है ये क्या है, सिंटैक्स है। सिंटैक्स में आपने पढ़ा होगा वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो नॉर्मली वर्ड होता है वो प्लूरल नाउन होता है। तो इसके हिसाब से देखें तो सेंटेंस हमें सही लिख रहा है, क्या, ही इज वन ऑफ द नॉबल मैन, कि जितने भी नॉबल कुलीन लोग हैं, एमियन, वन ऑफ लिखा, एमियन मैन लिखा। हु हैव सैक्रिफाइस्ड, जिसने सैक्रिफाइस कर दिया। अब ये जो हिज का इस्तेमाल हुआ है, ये जो हिज लिखा हुआ है, ये किसके लिए है, मैन के लिए तो है। तो गलती यही हो गई कि हम तो लिखे ही इज वन ऑफ द नॉबल मैन, ही इज वन ऑफ द नॉबल मैन। तो नॉबल मैन जब हम लिख रहे हैं और बाद में लिख रहे हैं हिज, who have sacrificed his life for the nation, who has sacrificed his life for the nation, राष्ट्र के लिए, तो मैन के लिए हिज कैसे होगा। तो जब मैन लिखा है, एमियन मैन लिखा है, तो हिज की जगह पर क्या होना चाहिए था, देयर, ठीक है। हिज की जगह पर क्या होना चाहिए, देयर, कि ही इज वन ऑफ द नोबल मैन हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। क्या है, वन शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। अब यहां जो वन का इस्तेमाल हुआ है यह भी आपको प्रोनाउन चैप्टर मिल जाएगा, ठीक से पढ़ेंगे तो। वन का यूज यहां पे प्रोनाउन का तरह हुआ है। तो वन एडजेक्टिव भी है, वन प्रोनाउन भी है। वन जब एडजेक्टिव होता है तो वन का मतलब होता है एक, लेकिन जब वन प्रोनाउन होता है तो इसका मतलब होता है हम सभी, हम लोग। तो जब वन का इस्तेमाल हम सभी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस समय जो वन का एडजेक्टिव होता है वो होता है वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, वंस, हिज नहीं होता है। जैसे हमें कहना है कि हमें अपने वचन को निभाना चाहिए, तो ये नहीं कहेंगे वन शुड कीप आवर प्रॉमिस, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अगर हम कहते हैं हम सभी को अपना वचन निभाना चाहिए, हम सभी को अपना वचन निभाना चाहिए, तो हमें क्या कहना चाहिए, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, या वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, या यू शुड कीप योर प्रॉमिस। हिज का इस्तेमाल नहीं करते। तो वन का इस्तेमाल अगर सबके लिए हो रहा, हम सभी के लिए हो सकता है, एवरीवन, एवरीबॉडी के सेंस में हो रहा है, तो उसका अपना पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, वंस। और इस सेंटेंस में क्या किया, हिज का इस्तेमाल कर दिया, तो हिज की जगह पर क्या करें, वंस। कितना सिंपल, कितना आसान होता है अगर बात हमें समझ में आ जाए तो। लेकिन इसके लिए ग्रामर के चैप्टर ठीक से पढ़े। अब बिना ग्रामर के चैप्टर पढ़े, बिना प्रोनाउन के चैप्टर में यूज पढ़ेंगे वन का, तभी जब यह क्लियर होगा। अगर वन का यूज आपने प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा नहीं, सारे अच्छे ग्रामर के बुक में आपको प्रोनाउन चैप्टर में वन का यूज दे रखा है, तो आपको समझ में आ जाएगी बात। लेकिन नहीं पढ़ेंगे तो फिर तो हमें पता नहीं चलेगा, वन का हिज ही ठीक लगेगा। तो एरर में यही बात होती है कि पता है तो ठीक है, नहीं पता तो हमें समस्या हो जाती है।
अब है कि none of the 5 persons were found suitable for the job. क्या कह रहा? none of the 5 persons were found suitable for the job. अब इस क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन है क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंजेस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि छोड़े तो छोड़े कैसे, क्योंकि पहला वर्ड क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, करेक्ट करने के लिए कह रहा है। अगर यह रहता कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज, और यह भी ऑप्शन होता है कि इफ द सेंटेंस इज राइट डोंट मेक एनी चेंज, तब हम लोग छोड़ देते, बख्श देते। लेकिन करेक्ट, पहला वर्ड क्या है? करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कि करेक्ट करना है, इसका मतलब गलती तो इसमें है। लेकिन ग्रामर में यहां पे कंट्रोवर्सी है, इसलिए मैं इस बात को रुक रहा हूं। क्या रुक रहा हूं? कि कुछ ग्रामर यह कहता है कि नन के साथ किसका इस्तेमाल करें। सिंटैक्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा बुक में कंट्रोवर्सी दे रखा है। तो नन के साथ कई ग्रामर की बात यह होती है कि नन ऑफ अगर इस्तेमाल किया है, और नन ऑफ के बाद कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन है, तो कुछ ग्रामर कहता है कि इसके बाद प्लूरल वर्ब भी होना चाहिए। तो लिखा नन ऑफ द 5 पर्सन्स वर, तो जब लिख ही रहा है कि नन ऑफ द 5 पर्सन्स वर फाउंड सुटेबल फॉर द जॉब, तो फिर इसका मतलब तो इसमें कोई गलती है नहीं। तो कुछ ग्रामर के बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और कुछ ग्रामर का बुक ये कहता है कि नन ऑफ के बाद चाहे कुछ भी लग रखा है आपने, वर्ब को क्या रखिए? सिंगुलर। इसलिए मैंने इसको क्या कहा कि ये कंट्रोवर्शियल है, कि अलग अलग ग्रामर में अलग अलग रूल है। तो नन को लेकर ही इंग्लिश ग्रामर में कंट्रोवर्सी है, कुछ इसके साथ सिंगुलर मानते हैं और कुछ इसके साथ प्लूरल मानते हैं। अब बुक इसमें क्वेश्चन में लिख रखा है नन ऑफ द 5 पर्सन्स वर फाउंड सुटेबल, तो कुछ जो स्टैंडर्ड बुक है उसके हिसाब से सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, लेकिन इंस्ट्रक्टर देगा करेक्ट, तो करेक्ट तो करना है। लेकिन अगर इसी में करेक्ट इफ नेसेसरी, तब हम छोड़ देते। तो इंस्ट्रक्शन जो है हमें कंफ्यूज कर रहा है कि अगर इसमें से कोई एक सेंटेंस सही भी होता तो सेंटेंस का इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। क्या होना? करेक्ट इफ नेसेसरी। अब फिर क्या होता? द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज इन मीनिंग, तब ठीक हो। करेक्ट इफ नेसेसरी लिख देता ना, तब इस सेंटेंस को हम नहीं करेक्ट करते तो बेहतर। अब इस क्वेश्चन को हम गलत कह दें, अब यूपीएससी का क्वेश्चन तो गलत कहते भी नहीं बनता। लेकिन कुछ ग्रामर के बुक में क्या है लिखा है कि नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब हो सकता है, साफ साफ लिखा है। आरपी सिन्हा के बुक में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल लिखा हुआ है ऐसा। एसफील्ड ने भी ऐसा लिख रखा है। लेकिन कई बुक ने यह भी लिखा है कि नन ऑफ के बाद आप सिंगुलर नाउन का, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे नाउन कुछ भी हो। तो उसके हिसाब से फिर हम क्या करें कि ये जो वर्ड लिख रखा है नन ऑफ के बाद 5 पर्सन्स वर, इसके हिसाब से वाज कर दें। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, ये आप ध्यान रखिएगा कि नन ऑफ के बाद कई ग्रामर के बुक में लिखा है कि प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो चूंकि इसने इंस्ट्रक्शन बिल्कुल क्लियर नहीं किया है, लिखा है करेक्ट, सीधा लिख दिया करेक्ट ही, इसलिए हम लोग इस सेंटेंस को करेक्ट करके दूसरे ग्रामर के, दोनों ग्रामर है तो एक ग्रामर तो कह रहा है कि सही है और कुछ ग्रामर के लोग कह रहे हैं वाज होना है, तो जो ग्रामर वाज वाले उन्हीं को हम मान लेते। हो सकता है यूपीएससी ने भी वाज वाले को ही सही माना हो, ऐसा भी हो सकता है उन्होंने वाज को ही सही कर लिया हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि माय फ्रेंड इज यंगर देन मी, माय फ्रेंड इज यंगर देन मी। अब ऐसा क्वेश्चन आपको पहले भी आ चुका है, 18 वाले में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो जब हम यंगर लिख रहे हैं यंगर, तो यहां पर भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है कि यंगर देन, और कुछ लोग क्या कहते हैं इसमें नॉमिनेटिव केस होना चाहिए, तो मी की जगह पे क्या होना चाहिए? आई, यंगर देन आई, माय फ्रेंड इज यंगर देन आई, मी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग मी को गलत मानते हैं, इनफॉर्मल मानते हैं। कुछ बुक में मी को भी सही लिखा है, कुछ बुक ने मी को भी सही लिखा, लेकिन कुछ बुक कहते हैं कि ये इनफॉर्मल है, बोल चाल तक ठीक है, स्पोकन में जो नॉमिनेटिव केस का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ लोग इसमें वर्ब भी लगाना पसंद करते हैं, माय फ्रेंड इज यंगर देन आई एम, तो एम को लोग ऑमिट कर देते हैं, अंडरस्टूड रखते हैं, यूज नहीं करते। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस से बेहतर नॉमिनेटिव केस को माना जाता है। ये भी आपको जब डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री में भी ये क्लियर किया रहता है। और कुछ बुक में ऐसा भी लिखा है कि यंगर के साथ हम देन का इस्तेमाल नहीं करते, टू,
और मी कर देते हैं। फिर टू लिखेंगे तो फिर मी ही लिखना है। जैसे कुछ लोग कहते हैं सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, इन सब के साथ टू ही लगता है, तो ऐसा ही मानना कुछ लोग और का है। कुछ लोग ये भी कहते हैं यंगर के साथ टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यंगर के साथ देन जो है कोई गलत वर्ड नहीं है। यंगर के साथ देन वर्ड गलत नहीं है, और यूएस इंग्लिश में तो देन का ही इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश भी देन को सही मानता है, बिल्कुल गलत नहीं मानता। यूएस मतलब अमेरिका की इंग्लिश में तो देन ही ठीक माना जाता है, लेकिन यूएस में दोनों एक्सेप्टेबल, लोग टू भी यूज़ कर लेते हैं, देन भी, लेकिन ज़्यादातर यूज जो है यंगर के साथ देन का ही होता है। और मी नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, नॉमिनेटिव केस लिखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और जो चैप्टर्स मैंने बता रखे उन चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, जम कर एग्जाम दीजिए। तो 3 इयर्स के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए आपको, 2019 के, 18 के, 17 के सारे ग्रामर के क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए। तो अब आप सारे चैप्टर्स भी क्लियर हो गए हो, आपको क्वेश्चंस देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना चाहिए। तो सारे चैप्टर्स को जाके अब आप मन से ढंग से पढ़ लीजिए, और भी क्वेश्चन से तो डिस्कस कर लीजिए। और अगर कुछ क्वेश्चंस मुझे भेजना हो तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता रखा है कि 8377973436। और अब मैं आपको प्रेसी वगैरह का डिस्कशन भी करके दिखाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।